तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाला फैमिली। सबसे पहले तो सभी लोगों को राधे राधे एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो यार स्टे सेफ एंड स्टे विजिलेंट बिकॉज ओमिक्रॉन आ रहा है, तो अपना ध्यान रखो सभी लोग। तो आज हम इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं, थंबनेल से तुम्हें पता चल चुका होगा। विल बी टॉकिंग अबाउट लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो जितने भी लीनियर अलजेब्रा के बेसिक्स फॉर मशीन लर्निंग आर रिक्वायर्ड, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। नाउ हम ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। बेसिकली अगर तुम्हें नहीं पता, लीनियर अलजेब्रा एक कोर ब्रांच है मैथमेटिक्स की। और हम मैथमेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ना, अब तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि हम बचपन से क्या करते आए हैं, जब भी कोई हमसे पूछता था ना यार, हम मजाक उड़ाते हैं मैथ्स का, बहुत लोग उड़ाते हैं मैथ्स का। लोग कहते हैं यार कि मैथ्स की क्या जरूरत है, कहीं यूज तो होती नहीं है। कॉस थीटा, साइन थीटा, और ये ट्रिग्नोमेट्री हो गई, लीनियर अलजेब्रा हो गई, फिर कैलकुलस हो गया, ये कैलकुलस ही हो गया पूरा पोर्शन। तो ये कहाँ यूज होती है? तो ये यूज होती है यहाँ पे, एआई में, मशीन लर्निंग में, और डीप लर्निंग में, और जो भी हमारी आगे चल के फ्यूचर जो ये टेक्नोलॉजीज है ना, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, वो बहुत ज्यादा हेविली हेविली दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए क्या तुम्हें रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बहुत ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड है इस वीडियो के लिए? तो नहीं, ऐसा कुछ प्री रिक्विजिट्स नहीं है। आई विल बी टीचिंग यू, देयर आर नो प्री रिक्विजिट्स। आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम वेरी बेसिक्स, कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो नो प्री रिक्विजिट्स आर रिक्वायर्ड, नो प्री रिक्विजिट्स। बस बेसिक 9th-10th के अंदर अगर तुम्हें जो तुम्हारी मैथ्स है वो तुम्हें आती है तो दैट इज मोर देन इनफ। बेसिक, वो भी उसमें भी तुम्हें वही रॉकेट साइंस नहीं आना चाहिए कि पूरी 9th-10th की मैथ्स याद होनी चाहिए। नहीं नहीं, बेसिक चीजें, वो भी मैं बात करूंगा। जब उन बेसिक चीजों की बात करूंगा ना, तो वो तुम्हें मैं बता दूंगा। तो ये दो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो मैं 9th-10th की मैथमेटिक्स से तुम्हें तुम्हारी जॉब की लीनियर अलजेब्रा जो कि मशीन लर्निंग में यूज हो सकती है, वो कैसे पढ़ा सकता हूँ, तुम ये भी सोचोगे एक टाइम को, है ना, कि सिर्फ 9th-10th की मैथ से हम हाईटेक मशीन लर्निंग जैसा कॉन्सेप्ट की लीनियर अलजेब्रा कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखो, एक टॉपिक की बात करते हैं एंड लेट्स सपोज हम मीन की बात करते हैं। तो मीन की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज अ मीन? मीन इज नथिंग बट, अगर हमें कोई कलेक्शन दे रखी हो तो मीन कैसे निकालेंगे? उन सबका सम करते थे और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। यही होता था ना मीन। अगर मैं बोलूं कि मीन क्या होता है, तो ये कि ये होगा ना मीन, समेशन ऑफ एक्स आई 1 to n एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/n। यही होता है, यही होता है फॉर्मूला। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें इन 5 नंबर का मीन निकालना है, तो तुम क्या करोगे? तो तुम इन सब का सम कर दोगे, दैट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 5। तो तुम बोलोगे कि जो मीन है वो आ रहा है 3। और यही हमें आज तक स्कूल्स में सिखाया गया है। हमें बोला गया है कि तुम फॉर्मूले को क्रैम करो एंड उस फॉर्मूले का यूज करके तुम जो है सॉल्यूशन लाओ एंड उस सॉल्यूशन के तुम मार्क्स लो। यही बताया गया हमें हमेशा। बट जब क्या पढ़ाया जाना चाहिए था हमें? हमें ये पढ़ाया जाना चाहिए था कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसका रियल वर्ल्ड में मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यू इन रियल वर्ल्ड? तो मीन का मतलब सेंट्रल टेंडेंसी होता है। बट ये तो हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं 10th-12th के अंदर जब हमने ये पढ़ा था। नहीं बताया ना। और साथ बाय साथ जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी चीजें जो थी, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब और वेरिएंस का मतलब क्या होता है, तो इस वीडियो के अंदर हम डीप डाउन ज्योमेट्रिकल मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एज अ, अगर यू आर एस्पायरिंग, अगर तुम चाहते हो यू वांट टू बी अ मशीन लर्निंग इंजीनियर और लेट सपोज डेटा साइंटिस्ट, और थोड़ा अगर नीचे जाए तो डेटा एनालिस्ट, या फिर मशीन लर्निंग साइंटिस्ट भी हैं आजकल। तो अगर आपको इन सब फील्ड्स में जाना है तो आपको मैथमेटिक्स रियली स्ट्रांग चाहिए, और ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लीनियर अलजेब्रा की बात करेंगे। ठीक है ना। तो यहां तक तुम्हें समझ आ गया कि मैथमेटिक्स क्यों चाहिए मशीन लर्निंग के लिए। एंड ओनली मशीन लर्निंग के अंदर लीनियर अलजेब्रा यूज नहीं होती। अभी लीनियर अलजेब्रा के साथ साथ हमारी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा यूज होती है।
तो उसकी बात भी अगली वीडियो में करेंगे, बट इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ लीनियर अलजेब्रा की, कि क्या यूज होता है एंड कैसे कैसे हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, व्हाट आर वेक्टर्स, व्हाट आर पॉइंट्स। सो अभी तक हमने ये क्वेश्चन को काउंटर करा कि व्हाई मैथमेटिक्स इज नीडेड। अब हम इस क्वेश्चन को काउंटर करेंगे कि व्हाई लीनियर अलजेब्रा इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, मैं लीनियर अलजेब्रा को एलए से लिखूंगा। तो इसको एक सिचुएशन से समझते हैं, दैट इज कि लेट सपोज मेरे पास दो टाइप्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स हैं। ठीक है, मैं चेंज करता हूँ, मेरे पास दो टाइप्स के डिफरेंट फ्लावर्स हैं। ठीक है जी। एक फ्लावर को मैं लेट सपोज नाम देता हूँ ए फ्लावर टाइप, और दूसरे फ्लावर को नाम देता हूँ लेट सपोज बी फ्लावर टाइप। तो ये दो फ्लावर के टाइप है मेरे पास, बट आई कैन नॉट टेल कि कौन सा है। ठीक है ना, ए कौन सा है और बी कौन सा है मैं नहीं बता सकता फ्रॉम माय नेकेड आइज। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इसकी जिसके पास डोमेन नॉलेज है, मैं जाऊंगा एक बॉटनिस्ट के पास, और बॉटनिस्ट को बोलूंगा कि यार मुझे बताओ कि मैं कैसे इनको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ ए और बी को। मैं ये बताना पड़ेगा ना कि ए और बी को कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं बॉटनिस्ट के पास जाऊंगा। एंड लेट सपोज मैं बॉटनिस्ट के पास गया, और बॉटनिस्ट ने मुझे कोई दो फीचर्स दिए, y एंड x। उसने बोला कि लेट सपोज दो फीचर उसने बताया, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ, और उसने मुझे कुछ डेटा पॉइंट्स दिए, कुछ इंफॉर्मेशन दी। तो मैंने क्या करा, मैंने प्लॉटिंग करी। मैंने बोला ओके, अगर मैं यहाँ पे मैं देखता हूँ मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और ऐसे प्लॉटिंग करी, और दूसरी की प्लॉटिंग करी ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने प्लॉट कर दिया। तो उसने मुझे दो फीचर्स दिए, मैंने देखा ठीक है जी ये दो फीचर्स हैं, और इन दोनों फीचर्स को मैंने जो है प्लॉट कर दिया। अब एज अ मैथमेटिशियन मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि देखो अगर मैं इन दोनों के बीच, इन दोनों डेटा पॉइंट्स के बीच एक लीनियर सरफेस ड्रॉ करता हूं, तो आई कैन से कि आने वाला कोई भी नया फ्लावर अगर इस रेंज में होगा तो वो ए फ्लावर होगा, इसमें होगा तो वो बी फ्लावर होगा। कहने का क्या मतलब है, मैंने एक लीनियर सरफेस ड्रॉ करी। ठीक है, इसको लाइन कहते हैं टू डायमेंशनल के अंदर। ठीक है, यहां में मैं लिख देता हूं टू डायमेंशनल। तो लीनियर सरफेस अगर ड्रॉ करी टू डायमेंशनल के अंदर, मतलब दो फीचर्स के साथ, तो मैंने इनको दो हाफ स्पेसेस में डिवाइड कर दिया। हाफ स्पेस का मतलब क्या है, दो रीजन में डिवाइड कर दिया। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज कोई थर्ड पार्टी लाइक कोई थर्ड फ्लावर का टाइप मेरे पास आता है, ठीक है ना, कोई थर्ड फ्लावर का टाइप मेरे पास आता है, और अगर उसके जो डेटा पॉइंट्स हैं, उसके जो सेपल लेंथ, या फिर लेट सपोज एक्स एंड वाई हमारे पास सेपल लेंथ एंड पेटल लेंथ है। यहाँ पे लिख देते हैं पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ, ये दो चीजें हैं। और अगर उसकी पेटल लेंथ और उसकी पेटल विड्थ को अगर हम इस ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं और वो यहां आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि इट बिलोंग्स टू ए फ्लावर टाइप, और अगर वो यहां पे आएगी तो आई कैन से इट बिलोंग्स टू बी फ्लावर टाइप। यूजिंग दिस बेसिक लीनियर सरफेस लाइन, मैं ये बता सकता हूं कि ये फ्लावर कौन से रीजन के अंदर या कौन से टाइप का होगा, यूजिंग दिस मिनी डिजाइन जो हमने एल्गोरिथम डिजाइन किया लीनियर सरफेस का। ठीक है, बट मैंने क्या कहा, मैंने बॉटनिस्ट को कहा कि और फीचर्स ढूंढो जिससे कि मैं अपने मॉडल को, अपने इस एल्गोरिथम को और स्ट्रॉन्ग बना सकूं। ठीक है, तो बेयर विद मी फॉर सम टाइम। तो मैं ये मॉडल एल्गोरिथम कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट आगे चल के समझ आएगा। ठीक है, तो मैंने उसे कहा कि भाई तुम ऐसा करो, और मेरे को जो है एक और जो है मेरे को एक और क्या कहते हैं फीचर दो। तो उसने मेरे को एक और फीचर दे दिया, तो मैंने थ्री डायमेंशनल के अंदर वो पॉइंट को अब लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y, एंड द थर्ड इज z। तो फिर उसने मेरे को तीन दे दिए। नाउ x y z आर नथिंग बट थ्री फीचर्स लाइक पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, और उसने एक सेपल लेंथ भी दे दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन फीचर्स आ चुके हैं, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ। ठीक है, अब तीनों के अकॉर्डिंगली मैंने फिर ड्रॉ कर दिया यार डेटा पॉइंट्स को। यहाँ पे आ रहा था, और लेट सपोज सिमिलरली मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, तो फिर ये जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे आ रहे थे। तो मैं फिर देख रहा हूँ कि इसके अंदर जो मैं एक प्लेन बना सकता हूँ, और उन प्लेन के अंदर मैं इसको पूरा डिवाइड कर सकता हूँ।
तो प्लेन क्या है? प्लेन भी एक लीनियर सरफेस है, और लीनियर, तो थ्री डायमेंशनल के अंदर हम इसको प्लेन कहते हैं। टू डायमेंशन में हम लाइन कहते हैं, थ्री डायमेंशन में हम प्लेन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका यूज करके हमने फिर ऐसा कर दिया, बॉटनिस्ट भी क्यूरियस हो गया। बॉटनिस्ट ने बोला कि मेरे पास ना और भी फीचर्स हैं, मैं और फीचर्स निकाल देता हूँ। तो उसने और फीचर्स निकाले। अब उसने पेटल लेंथ दी थी, पेटल विड्थ दी थी, सेपल लेंथ दी थी, और उसने अब बोला सेपल विड्थ भी है मेरे पास। नाउ यहाँ पे हो गई कंफ्यूजन मैथमेटिशियन के लिए। मैथमेटिक वाले बंदे ने बोला कि अब मैं फोर्थ डायमेंशन के अंदर कैसे एक प्लॉट को ड्रॉ करूं? इज इट पॉसिबल? क्या तुम फोर डायमेंशन में देख सकते हो? आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या तुम इसको फोर्थ डायमेंशन के अंदर, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड और वॉच और लाइक विजुअलाइज इन फोर डायमेंशनल? तुम समझ सकते हो उसको? तो द आंसर इज नो। एंड इफ यू थिंक फॉर अ मिली सेकेंड यस, तो भाई अगर तुम देख सकते हो तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज नो वन कैन वॉच इन फोर्थ डायमेंशनल, बिकॉज फोर्थ डायमेंशन इज टाइम, ठीक है। और अगर तुमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा तो टाइम होता है फोर डायमेंशन, एंड वी कैन नॉट विजुअलाइज इन दैट। सो हियर कम्स द पावर ऑफ लीनियर एल्जेब्रा। तो हम इसलिए लीनियर अलजेब्रा यूज करते हैं क्योंकि हम जो है विजुअलाइज नहीं कर पाते एक टाइम के बाद। लेट सपोज ये तो चलो यहाँ पे चार हमारे पास, दीज वर ओनली फोर फीचर्स विच वी वर हैविंग। आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जहां पे 100 फीचर्स होंगे, ठीक है, 1000 फीचर्स होंगे, तो हम 1000 के साथ 1 लाख फीचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे कैसे जो है उन डायमेंशंस को कैसे विजुअलाइज करेंगे? इन डायमेंशनल स्पेस समझ लो आ गई, ठीक है ना। इन डायमेंशनल स्पेस में हम कैसे कुछ कर पाएंगे? तो वहां पे यूज होती है लीनियर अलजेब्रा। तो कोई भी अगर तुमसे पूछे कि व्हाई लीनियर अलजेब्रा इज यूज्ड इन मशीन लर्निंग, तो द आंसर इज सिंपल कि जैसे जैसे फीचर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी विजुअलाइजेशन की पावर लिमिटिंग होती जाएगी। तो इसलिए हमें एक ऐसा टूल चाहिए, तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज करते हैं और उसकी कोर ब्रांच लीनियर अलजेब्रा का, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है कि वाई लीनियर अलजेब्रा। जब एक टाइम बाद विजुअलाइजेशन इज नियरली इम्पॉसिबल, तो हम मैथमेटिक्स को बुलाते हैं और मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, और बहुत सारी इक्वेशंस फॉर्मुलेशंस हैं जिसका मैं आगे तुम्हें बताने वाला हूँ, कैसे कैसे लाइन, फिर उसके बाद प्लेन, फिर हाइपर प्लेन जो कि इन डायमेंशनल स्पेस में होता है, वो हम कैसे देख सकते हैं। सो दैट इज वाई वी यूज लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज अ पॉइंट? अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज अ पॉइंट, तो हम समझते हैं टू डायमेंशनल की स्पेस से ही अपनी हमारी 2D स्पेस जो होती है। लेट सपोज दिस इज y एंड दिस इज x एंड दिस इज अ पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज लेट सपोज 2,3। सो मैं क्या कहूंगा इस पॉइंट को, या इस वेक्टर को मैं क्या कहूंगा? 2,3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कि जो x यूनिट है उससे 2 यूनिट्स फार है और y यूनिट में 3 यूनिट्स फार है, तो 2,3 बन गया। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, एंड यहाँ पे कोई पॉइंट है, इट्स 2,3,4। सो अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म तुम्हें लिखने को बोलूं, लेट सपोज ए, ये हमारा हो गया x, ये हो गया हमारा y, और ये हो गया हमारा z। तो कैसे लिखोगे? अगर मैं पॉइंट ए को बोलूं तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? 2,3,4। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि तुम्हें एक वेक्टर है, एक वेक्टर है जो फोर्थ डायमेंशनल स्पेस में है, और उसको हम उसके जो पॉइंट का जो उसका जो मैट्रिक्स है वो है ऐसा कुछ 4,5,6,8, और इसको हम लेट सपोज क्यू पॉइंट से डिनोट करते हैं, तो तुम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? सिमिलरली ऐसे ही लिखोगे, 4,5,6,8। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, हम ज्योमेट्रिकली तो इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल टू राइट अ पॉइंट क्यू इन फोर्थ डायमेंशन स्पेस। सिमिलरली अगर एन डायमेंशन स्पेस होगा तो कैसे लिख सकते हैं?
like a1, a2, a3 and it can go up to an. तो ये एक n डायमेंशनल वेक्टर हो गया जिसका नाम हमने a रख दिया। ठीक है, तो ये मेरे को तुम्हें बताना था कि पॉइंटर वेक्टर क्या होता है। तो दैट वाज इट। अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस of a point from origin। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 डायमेंशनल पॉइंट निकालेंगे, फिर ये 3 डायमेंशनल पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद उसको एक जनरलाइज फॉर्म देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 डायमेंशनल के अंदर एक डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो जब भी कोई तुम लाइन पढ़ते हो ना तो उसको समझा करो कि वो क्या बोल रही है। तो कोई पॉइंट है, उसका हमें डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। सीधा सीधा पता चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कर लेते हैं x एंड यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करता हूँ x2। तो यहाँ x1 x2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि x y z ऐसे मतलब अगर 26 से ज्यादा फीचर होते हैं डायमेंशनल स्पेस में तो कैसे लिखेंगे, राइट। तो इसलिए x1 x2 करा है। और लेट सपोज ये पॉइंट है मेरे पास a, a1 एंड a2। नाउ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। हमें पता है ये ओरिजिन है यहाँ पे 0,0, तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, ये d निकालना है, राइट। तो हमें पता है, अभी मैंने तुम्हें आगे बताया था कि व्हाट इज दिस इज a1 एंड व्हाट इज दिस इज a2। और अगर ये a2 है तो ये भी a2 है। तो यूजिंग नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि भाई d इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। नॉर्मल बेसिक बेसिक पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू d स्क्वायर होता है, और जो d स्क्वायर के बाद जब उसका स्क्वायर है वो यहाँ पे आ गया तो अंडर रूट, राइट। कुछ नहीं करा, कुछ फैंसी नहीं करा, नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। सिमिलरली हम अगर 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो यहाँ पे मैं बनाता हूं 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस ऐसी होती है, और यहाँ पे लेट सपोज कोई पॉइंट है, इसका नाम हम रख देते हैं a1, a2 एंड a3। ठीक है, उसका हमें पॉइंट कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। तो क्या होगा, यहाँ पे भी सिमिलरली हमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और इट वुड बी नथिंग बट d डैश, इसको हम d डैश कर देते हैं क्योंकि वो d जो था हमारा 2D के अंदर था। तो d डैश वुड बी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम एक पैटर्न बनता हुआ देख रहे हो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन वेयर द पॉइंट इज इन n डायमेंशनल स्पेस, तो n डायमेंशनल स्पेस में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इट वुड बी नथिंग बट summation of I to n ai स्क्वायर। यही हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, रुको। स्क्वायर रूट ऑफ summation I0 to I1 to n and ai स्क्वायर, दैट वुड बी द डिस्टेंस। लेट सपोज अगर मेरे पास कोई पॉइंट P है which is a1, a2, a3 and it is going up to an। ये तो पता चल गया ये n डायमेंशनल स्पेस में एक वेक्टर है, और वेक्टर क्या होता है उसकी बात कर चुका हूं। और उसका अगर हम बोलेंगे उस पॉइंट का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। इसका मतलब क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ।
d dash is equals to under root a1 square, a2 square, a3 square and it will go up to an square. ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट कैसे निकाला हमने. इट इज प्रिटी सिंपल, बस नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा और कुछ भी फैंसी नहीं करा. ठीक है, अब हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालेंगे. वही कहानी, टू डायमेंशनल स्पेस. सबसे पहले तो हमने एक टू डायमेंशनल ग्राफ को प्लॉट करा. दो पॉइंट है ए एंड बी. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है. लेट्स सपोज डी. हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, हमारे पास है A1 कॉमा A2, इसको हमने नाम दे दिया A, और दूसरे वाले पॉइंट का नाम देते हैं हम B, जिसके अंदर हमारे पास है B1 कॉमा B2. ठीक है, तो अगर मुझे इसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा. पहले तो मैं इनकी प्रोजेक्शन कर लूंगा कोरस्पॉन्डिंग एक्सिस पे. यहाँ पे है x1 एंड द अदर वन इज x2. ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे कर लूंगा. ठीक है, सो प्लीज बियर विद माय हैंड राइटिंग. ठीक है ना, थोड़ा सा. और यहाँ पे भी ऐसे इसको प्रोजेक्ट कर लूंगा और सिमिलरली यहाँ पे भी इसको प्रोजेक्ट कर लूंगा. सो वी ऑल नो कि जो अंदर वाला पोर्शन है वो कितना है. तुम देख रहे हो यहाँ पे कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम निकाल के डी निकाल सकते हैं. तो कैसे निकालेंगे, हमें ये लेंथ चाहिए और हमें ये वाली लेंथ चाहिए. तो हमें पता है कि जो ये वाली लेंथ है, जो दिस मच लेंथ इज नथिंग बट B2, और जो बाहर वाली लेंथ है वो कितनी है, इट इज A2. सिमिलरली अंदर वाली लेंथ कितनी है, A1, और जो बाहर वाली लेंथ है वो कितनी है, B1. सो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे ऐसे बना दूं, कौन से वाले ट्रायंगल को, जो एक छोटा ट्रायंगल है, और यहाँ पे लिख दूं D, तो A2 माइनस B2, A2 माइनस B2 एंड हम यहाँ लिख सकते हैं B1 माइनस A1. और अगर हमें अब डी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे. डी निकालना तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना डी के अंदर, तो हमें नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और डी निकल जाएगा. डी इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ A2 माइनस B2 का होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस A1 का होल स्क्वायर. ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखना है, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा. A1 माइनस B1 का होल स्क्वायर प्लस A2 माइनस B2 का होल स्क्वायर. तो तुम सोचो यार ये क्यों करा मैंने A1 माइनस B1. एक्चुअली में देखो यहाँ स्क्वायर हो रहा है, तो इतना मैटर नहीं करता कि क्या होगा अंदर A1 माइनस B1 या A2 माइनस B2, बिकॉज हम आखिरी में इसको स्क्वायर ही कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो है इतना इफेक्ट नहीं करेगा. और वो क्यों करा है, सिमिलरली अगर हम थ्री डायमेंशनल में बात करते हैं तो तुम्हें समझ आएगा मैं ऐसे क्यों करा मैंने. अगर हम थ्री डायमेंशनल में बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का, लेट सपोज डी डबल डैश. ठीक है, तो वो क्या होगा, A1 माइनस B1 का होल स्क्वायर प्लस A2 माइनस B2 का होल स्क्वायर प्लस A3 माइनस B3 का होल स्क्वायर. गिवन हमारे पास पॉइंट क्या होंगे, A एंड B, which would be A1, A2, A3 and B1, B2, B3. सो ये दो पॉइंट्स गिवन हो और इन दोनों का हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम सिमिलरली ऐसे निकाल सकते हैं. तो व्हाट वुड बी द केस इन इन डायमेंशनल. तो देख रहे हो तुम यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है कि 2D 3D के अंदर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है. तो इन डायमेंशनल के अंदर कैसा होगा, सिमिलरली अगर हम डी ट्रिपल डैश निकालते हैं तो क्या होगा, इट वुड बी स्क्वायर रूट, फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, I1 to N AI माइनस BI का होल स्क्वायर. ये होगा फॉर्मूला. ठीक है ना, तो कोई भी n डायमेंशनल स्पेस का अगर हमें वेक्टर गिवन होगा तो
दो वेक्टर n डायमेंशनल स्पेस में अगर गिवन होंगे तो हम उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं विदाउट इवन विजुअलाइजिंग देम। दैट्स द ब्यूटी एंड पावर ऑफ लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो दो चीजें हमने पढ़ ली कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और एक भी चीज हमने पढ़ ली है अभी तक कि हमने कैसे जो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन निकाला। तो देयर आर सम कॉन्सेप्ट जो कि मेरे को तुम्हें बताने हैं अलग से, जो कि आगे चल के बहुत हैंडी होंगे, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो है रो वेक्टर, और दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम होगा कॉलम वेक्टर। तो रो वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। उसको समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर तुमने पढ़ा होगा 11th में, अगर तुमने मैथमेटिक्स पढ़ी तो तुम्हें मैट्रिक्स के बारे में बहुत इजीली पता होगा क्या होती है। और अगर मैं कोडिंग लैंग्वेज में बोलूं, इट इज नथिंग बट एरेज ऑफ एरे। ठीक है, अगर तुम्हें कोडिंग आती है तो अगर कोई ऐसे हम लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, N क्रॉस M। ठीक है, सो ये बेसिकली एक मैट्रिक्स बनाई हुई है मैंने N क्रॉस M की, जो कि 3 क्रॉस 3 है। तो N क्या होता है यहाँ पे, पहला जो N होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज आर देयर। तो रोज जो होती हैं हमेशा होती हैं हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स आर वर्टिकल। तो कंफ्यूज मत होना। तो इसके अंदर 3 रोज हैं, 1 2 3, एंड देयर आर 3 कॉलम्स, 1 2 3। ठीक है, सो मैट्रिक्स बेसिकली एरेज ऑफ एरे होती है, क्योंकि देखो एक ये एरे हो गया, एक ये एरे हो गया, एक ये एरे हो गया, तो एरे ऑफ एरेज कहते हैं इसको कोडिंग लैंग्वेज के अंदर मैट्रिसेस को। ठीक है ना, व्हाट इज रो वेक्टर। रो वेक्टर का कहने का क्या मतलब है मेरा, रो वेक्टर को अगर मैं लिखूं, अगर कोई तुम्हें बोले व्हाट रो वेक्टर लिखो, तो लेट सपोज मैं n डायमेंशनल का एक रो वेक्टर लिख रहा हूं। सो A1, A2, A3, and it will go up to AN. So there are n columns. कितने कॉलम्स है, n कॉलम्स है, एंड ओनली वन रो। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं 1 क्रॉस n। यहाँ पे हमेशा रो होती है, यहाँ पे हमेशा कॉलम होता है। जैसे गाड़ी की आरसी होती है ना, तो ऐसे इसको समझ लेना कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। पहले शुरू शुरू में मेरे को भी लगता था ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कि n क्रॉस m कैसे होता है। तो ये 1 जो है हमारी कितनी है, नंबर ऑफ रोज। तो रो वेक्टर में एक रो होगी और n कॉलम्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात अगर मैं करूं, जो कि है हमारा कॉलम वेक्टर। तो कॉलम वेक्टर के अंदर क्या होगा, यस यू गेस्ड इट राइट, देयर वुड बी वन कॉलम। मैं इसको लिख के दिखाता हूं। लेट सपोज मेरे पास बी है कोई कॉलम वेक्टर, B1, B2 एंड गोज अप टू n। ठीक है, Bn है यहाँ पे, Bn। सो यहाँ पे कितनी रोज है हमारे पास n रोज हो गई, और कॉलम कितना है, 1। सो दैट इज अ कॉलम वेक्टर। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना कि व्हाट इज कॉलम वेक्टर एंड व्हाट इज रो वेक्टर। तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं तुम्हें बता देता हूं। A1 क्रॉस n एंड Bn क्रॉस 1। ठीक है, तो ये हमारा होता है रो वेक्टर एंड दिस इज कॉलम वेक्टर। ठीक है, लेट्स नाउ टॉक मोर अबाउट मैट्रिक्स। ठीक है, कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, एडिशन कैसे होती है। एंड लेट सपोज आई हैव टू वेक्टर्स, n डायमेंशनल स्पेस वेक्टर्स है मेरे पास, A1, A2, A3 and goes up to AN। एंड सिमिलरली एक और वेक्टर है मेरे पास, B1, B2, B3 and goes up to BN। नाउ लेट सपोज अगर मैं बोलूं तो मैं इसको ऐड करना है, a प्लस बी करना है, तो क्या होगा, इट वुड बी नथिंग बट A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 एंड गो ऑन टू
an plus bn. ठीक है, so what we are going to do is now talk about multiplication. Now there are two types of matrix multiplication. पहला होता है हमारा इसको चेंज करते हैं, बहुत देर से राइट हो गया, डॉट प्रोडक्ट, एंड दूसरा होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट. So dot product is also known as workhorse of linear algebra. Whereas जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम ज्यादा मशीन लर्निंग में यूज नहीं करते, तो इसलिए हम इसकी बात ज्यादा करेंगे भी नहीं. विल बी फोकसिंग अ लॉट मोर इन डॉट प्रोडक्ट, वेयर एज क्रॉस प्रोडक्ट पे हम इतनी बात नहीं करने वाले. ठीक है ना, तो क्योंकि ये यूज ही नहीं होता मशीन लर्निंग के अंदर, तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात करने की कोई आई डोंट थिंक इज अ नीड देयर. ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमारे पास दो ए एंड बी अभी मैंने पहले बताए थे, दो वेक्टर्स एन डायमेंशनल स्पेस में वही हैं. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट डॉट प्रोडक्ट इन दैट सेम टू वेक्टर्स. ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ व्हाट वुड बी ए डॉट बी. सो ए डॉट बी क्या होगा, सिमिलरली ए वन बी वन. ठीक है, उसके बाद ए टू बी टू, फिर ए थ्री बी थ्री, and it will go up to an bn, right? So this would be a dot b. अगर मैं यहाँ से इसको ये हटा देता हूँ a, okay, so this would be a dot b. तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे वो रो वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो मैंने तुम्हें बताया था. तो मैं a डॉट b को क्या लिख सकता हूँ, a1, a2, a3, an, and the next one would be a column vector b2, b3, bn. Okay, सो तुम्हें पता होना चाहिए इट्स ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री प्लस ए एन बी एन. सो एट द एंड यही बनेगा ए डॉट बी, बस मैंने इसको ब्रेक कर दिया. ए डॉट बी को मैंने ब्रेक कर दिया है रो वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर के अंदर. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और इजी करने के लिए इस इक्वेशन को मैं कह सकता हूं कि भाई ए डॉट बी is nothing but A ट्रांसपोज B. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बताता हूं तुम्हें. व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. सो यहाँ पे ऊपर बताता हूं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर ऑफ ए वेक्टर. तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है स्वैप योर रोज विथ कॉलम्स एंड कॉलम्स विद रोज. तो लेट सपोज जैसे ये हमारे पास ए वन ए टू ए थ्री है ना, तो इसको अगर रो वेक्टर को मैं कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वन ए टू ए थ्री एंड इट विल गो अप टू ए एन. So transposing of a vector is basically swapping the rows with columns and columns with rows. तो A1 पहले इस रो में था, अभी कॉलम बन चुका है. A2 पहले उस रो में था, अभी कॉलम बन चुका है. तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉलम वेक्टर से, सॉरी रो वेक्टर से कॉलम वेक्टर में. कॉलम हमारे पास रोज कितनी है, रोज है हमारे पास n और कॉलम है 1. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या थी, n क्रॉस 1. ठीक है, तो मैंने a डॉट बी को कैसे लिख दिया, ए ट्रांसपोज बी, क्योंकि जनरली वी प्रेफर कॉलम वेक्टर्स मोर. तो इसलिए मैंने रो वेक्टर को एलिमिनेट करने के लिए या फिर रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे कॉलम वेक्टर लिख दिया. ठीक है, तो अगर मैं इसका आखिरी में एक अच्छे से फॉर्मूला लिख दूं, व्हाट इज ए डॉट बी, तो ए डॉट बी इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज बी, which is further nothing but AI BI I0 to I1 to N. सो ये है हमारा A डॉट बी मैथमेटिकली. ठीक है, ये हमारा A डॉट बी है मैथमेटिकली. नाउ अब हम जाएंगे ज्योमेट्रिकली, मीनिंग समझेंगे ज्योमेट्रिकली. व्हाट वुड बी द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ A डॉट बी. A
डॉट बी, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पेन चेंज करते हैं और बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम बात करेंगे टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर अभी के लिए। ठीक है, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूं ए, इसका नाम रख देते हैं हम बी, और यहाँ पे हम लिख देंगे B1 कॉमा B2, एंड सिमिलरली यहाँ पे नाम रख देंगे A1 कॉमा A2, और इनके बीच एक एंगल होगा थीटा, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे x1 और सिमिलरली इसको कर देंगे हम x2। ठीक है ना, दो फीचर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है ए डॉट बी। अब ए डॉट बी अगर तुमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा तो इट इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा, तो ये तुम्हें पता होगा। और ए इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ए, या फिर और इजी लैंग्वेज में बोलूं, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ए है, ये हमने बात करी थी ना शुरू में, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हैं A1 A2 का। और वो क्या होता था, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि व्हाट इज दिस, इट इज नथिंग बट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। सिमिलरली व्हाट इज बी, वेरी गुड, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। देख रहे हो, मैंने वो टॉपिक्स तुम्हें इसलिए बताए थे, इसलिए समझाए थे, क्योंकि आगे चल के उन टॉपिक्स का यूज होना है। सिमिलरली आगे चल के वो जो हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है उसका भी यूज होगा। यहां तक तो मैं समझ आ गया कि ए डॉट बी क्या है। ठीक है, अभी और आगे समझते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसको और थोड़ा सा इसको डिड्यूस करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि मैथमेटिकली जो भी हमने ऊपर करा था, ए डॉट बी इज नथिंग बट A1 B1 A2 B2 एंड गोज ऑन टू AN BN। ठीक है, एंड अभी अभी हमने ये निकाला है कि A डॉट बी इज नथिंग बट A B कॉस थीटा। तो मुझे अगर थीटा निकालना है, थीटा अगर निकालना है कि दोनों के बीच एंगल क्या होगा, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, ऐसे निकाल सकता हूं, A डॉट बी लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी। और अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ये ए डॉट बी एन डायमेंशनल स्पेस के अंदर है। टू डायमेंशनल स्पेस में हम अगर बात करें तो मैं लिख देता हूं थीटा फॉर टू डायमेंशनल, व्हाट इट वुड बी, cos इनवर्स A1 B1 प्लस A2 B2 एंड अपॉन लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ बी। ये देख रहे हो, सिर्फ ए बी से अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और उनका अगर हमें थोड़ा बहुत A1 B1 उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे और उनको अगर उनकी लेंथ निकाल लेंगे ओरिजिन से, तो हम सीधा बता सकते हैं कि व्हाट वुड बी द थीटा। ठीक है ना, तो ए एंड बी अगर एन डायमेंशनल स्पेस में भी है, तो एन डायमेंशनल स्पेस में भी हम बता सकते हैं कि दोनों के बीच के अंदर का जो थीटा है वो क्या होगा। सो ये होती है ब्यूटी ऑफ लीनियर अलजेब्रा, कि विदाउट इवन ड्राइंग हम बता रहे हैं कि क्या होगा थीटा, विदाउट इवन विजुअलाइजिंग हम मैथमेटिक्स का यूज करके बता रहे हैं कि भाई अगर ये दो हमारे पास एन डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर्स होंगे और इन दोनों के बीच कोई एंगल थीटा बनेगा, तो वो हम निकाल सकते हैं विदाउट इवन व्यूइंग एट इट। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब किसी भी डायमेंशनल में स्पेस के अंदर, सोचो कितनी बड़ी बात है कि किसी भी डायमेंशनल स्पेस के अंदर आई कैन कंप्यूट द थीटा जस्ट बाय यूजिंग ए एंड बी। ठीक है, अब एक और बात है जो कि हम इसके अंदर कर सकते हैं कि अगर लेट सपोज हमारे पास जो थीटा है, व्हाट इफ
जो थीटा है दैट इज 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो वी कैन, अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो थीटा 90 है ऑब्वियसली। इन दोनों के बीच अगर थीटा 90 है तो व्हाट वी कैन से ए डॉट बी इज 0। अब तुम बोलोगे यार ए डॉट बी 0 कैसे हो गया, क्योंकि ए डॉट बी इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा एंड कॉस 90 इज 0। तो ए डॉट बी कितना हो गया, ए बी कॉस 90, या ए और बी जो इसका राइट हैंड साइड पे है वो लेंथ ऑफ ए बी है, ठीक है ना। सो इट इज 0। सो जब भी दो पॉइंट्स हमारे निकले, पहला जब भी डॉट प्रोडक्ट हमारा जीरो होगा वी कैन से दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी विदाउट इवन व्यूइंग एट इट। और दूसरी बात जो हमें पता चली है कि वी कैन कैलकुलेट थीटा, लाइक अगर मैं इसका डायरेक्ट लिखूं कॉस इनवर्स ए आई बी आई अपॉन लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी एंड डूइंग दिस आई इक्वल टू 1 to n। सो ये दो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हमें पता चल गई जस्ट यूजिंग कोर मैथमेटिक्स की ए डॉट बी अगर 0 हो तो इसका मतलब ए और बी जो है परपेंडिकुलर हैं दोनों के। और अगर हमें थीटा निकालना है तो सिमिलरली हम ए आई बी आई करके सिर्फ ए और बी का यूज करके हम थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच आई एम सेइंग कि ए और बी एन डायमेंशनल स्पेस वेक्टर्स हैं। एन डायमेंशनल स्पेस वेक्टर्स का मतलब ये वाले वेक्टर्स, जैसे कि ये रे ए एंड बी, A1 A2 A3 AN, और ये दो वेक्टर्स है हमारे पास, ठीक है, इन डायमेंशनल स्पेस के। और ये मैंने तुम्हें 2D के साथ प्रूफ करके भी दिखाया है कि थीटा हम निकाल सकते हैं इन 2D, दैट इज A1 B1 प्लस A2 B2 अपॉन दिस। ओके, तो अब हमारा अगला टॉपिक है वो है A डॉट ए। तुम ये सोच सकते हो कि यार A डॉट ए कैसे निकलेगा, लाइक A डॉट ए। अभी तक हमने समझा A डॉट बी कैसे निकालते हैं। हमें पता है A डॉट बी इज नथिंग बट हमारा ए आई बी आई एंड नथिंग बट ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना, आई 1 to n। नाउ व्हाट अबाउट ए डॉट ए। तो ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट ए कुछ नहीं होगा, इट्स वुड बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड विल गो अप टू AN स्क्वायर। अगर गिवन एरे जो है हमारे पास वो A1 A2 अप टू AN है, ठीक है ना। सो ये हमारा ए डॉट ए होगा अगर गिवन एरे हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल लग रहा है तुम्हें, ए डॉट ए। ए डॉट ए किसके इक्वल लग रहा है, इट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। तो बस अगर तुम्हें याद नहीं है तो लेंथ ऑफ ए इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन वाला फॉर्मूला। तो ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर विल गो अप टू AN स्क्वायर। तो इसके अंदर हमने करा क्या है, इसके अंदर हमने दो चीजें करी, मतलब थ्रू आउट द वे हमने क्या करा है, हम पहले 2D के अंदर विजुअलाइज करते थे, फिर 3D के अंदर विजुअलाइज करते थे, और फिर उनको एन डायमेंशन के लिए जनरलाइज करते थे। क्या करते थे, एन डायमेंशन के लिए हम करते थे जनरलाइज, ठीक है ना। तो यही करना होता है और यही अब कर रहे हैं। तो ए डॉट ए भी तुम्हें समझ आ गया कि हमने कैसे निकाला। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ ज्यादा कुछ फैंसी नहीं। अब बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में जो कि है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या हो, सबसे पहले तो इसका अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर का मीनिंग क्या है। तो एक वेक्टर ए है एंड सिमिलरली एक वेक्टर बी है। अब इस जो ए वेक्टर है इसको हमें प्रोजेक्ट करना है बी पे, समझे, मतलब फॉल कर रहे हैं हम ए वेक्टर को बी पे और हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई थीटा होगा और ये क्या बन रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है, ये हमारा बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर मैं कॉस थीटा निकालना चाहूं
क्योंकि मुझे बेस चाहिए ना, तो कुछ रिलेटेड टू डी चाहिए। सो कॉस थीटा इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है ना हमारा, ये लेंथ ऑफ ए, ठीक है। तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा? तो मतलब डी क्या होगा? डी इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ए इज कॉस थीटा, ऐसे होगा ए कॉस थीटा। और ए डॉट बी क्या होता है हमारा? ए डॉट बी इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और अगर मैं डी को ऐसे लिख दूं, लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी कॉस थीटा, और डिवाइड भी कर दूं लेंथ ऑफ बी से, तो क्या होगा? जो आपका डी है वो कितना आ जाएगा? जो हमारा डी है वो आएगा ए डॉट बी अपॉन लेंथ ऑफ बी। सो देख रहे हो, विदाउट यूजिंग इवन थीटा आई कैलकुलेटेड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। तो ये देख रहे हो, विदाउट यूजिंग इवन थीटा। तो एन डायमेंशनल स्पेस के अंदर मुझे थीटा की भी जरूरत नहीं है अगर मुझे प्रोजेक्शन निकालनी है एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे, ठीक है जी। अब बात करते हैं एक और छोटे से कॉन्सेप्ट की, जो कि है यूनिट वेक्टर। नाउ यूनिट वेक्टर एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ही दो बातें करेंगे हम। पहली बात तो यूनिट वेक्टर, अगर लेट सपोज यहाँ पे यूनिट वेक्टर मैं बनाता हूं, तो यूनिट वेक्टर अगर ए है तो ये उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में इसका वेक्टर जा रहा होता है। मतलब ये जो ए वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। इसको जो है डिनोट कैसे करते हैं हम? इसके ऊपर एक स्मॉल हैट डाल के यूनिट वेक्टर को। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कि यूनिट वेक्टर की जो लेंथ होती है वो हमेशा 1 होती है। तो ये दो चीजें याद रखना, यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, एंड यूनिट वेक्टर की जो लेंथ होती है वो हमेशा 1 होती है, ठीक है। आगे अब क्या बात करनी है हमें? अब हमें बात करनी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है लाइन। नाउ व्हाट इज अ लाइन? एंड यहां से चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बनाते हैं लाइन क्या होती है। सो लेट्स सपोज ये मैं एक 2D 2 डायमेंशन में बात करेंगे, और एक मैंने स्पेस बना दिया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ x1 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ x2। लेट्स सपोज यहाँ पे एक हमारी कोई लाइन जा रही है, और अब बात करते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx प्लस सी। ये इसकी इक्वेशन होती है, जहां पे c जो है ये इंटरसेप्ट होता है, जो m होती है वो स्लोप होती है, और x और y हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस लाइन की इक्वेशन है, और ये सारे इसके जो पैरामीटर्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इसको अगर मैं y कर देता हूं और अगर इसको मैं x कर देता हूं, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m is nothing but slope and c is y intercept, ओके। सो ये दो चीजें याद रखना। अभी लाइन की इक्वेशन बनी कैसी थी, चलो वो भी बता देता हूँ तुम्हें। ये हमारी बेसिक लाइन की इक्वेशन होती है, ये तो पता होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, और अगर इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करूंगा तो y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, और यहां पे कर दूंगा x, और थोड़ा सा और कर लेता हूं, प्लस माइनस सी अपॉन बी, ठीक है ना। सो ये जो है हमारा c कंपोनेंट हो गया, ये जो है हमारा m कंपोनेंट हो गया, और ये हमारा y। तो ये वाली जो इक्वेशन पूरी मैंने बताई थी ऊपर, वो हमने ऐसे डिड्यूस हुई है, ठीक है ना, ऐसे बनी है। सो अब मैं इस इक्वेशन को क्या लिखूंगा, जैसे हमारी थी a x1 प्लस बी
x2 प्लस सी इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं कि लेट सपोज अगर x1 x2 की जगह हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हो, ठीक है ना, तो समझ रहे हो, अगर हमारे पास x1 है फिर x2 है और ऐसे लेट सपोज हमारे पास 100 फीचर हैं तो हम एबीसी तो लिख नहीं सकते ना, तो इसलिए x1 x2 लिख रहा हूँ। सिमिलरली w और a और b को भी चेंज कर देता हूँ, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0 और c को भी चेंज कर देते हैं w0 से, जिससे कि लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सो w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w0। सो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है वो ये आई है। तो w1 x1 w2 x2 प्लस w0 इक्वल टू 0, हमने ये लाइन की इक्वेशन बना ली। सिमिलरली अगर हम थ्री डायमेंशनल की बात करें, तो थ्री डायमेंशनल की बात करें तो थ्री डायमेंशनल में भी यही होती है। ये हमारा थ्री डायमेंशनल स्पेस हो गया, ये हो गया x1, ये हो गया x2 एंड दिस वुड बी x3। ठीक है, सो इसके अंदर क्या बनेगी अगर आपको पता होगा तो ये होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर अ प्लेन, क्योंकि थ्री डायमेंशन में हम प्लेन कहते हैं, वन डायमेंशन में मैं बता देता हूं यहाँ पे कि क्या क्या होता है। सो टू डायमेंशन के अंदर हम लाइन कहते हैं, थ्री डायमेंशन के अंदर हम प्लेन कहते हैं, और जो हमारा एन डायमेंशन होता है उसके अंदर हम हाइपर प्लेन कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड रिमेम्बर, या रिमेम्बर क्या मतलब दिमाग में ऐसी आ जाएंगी। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, बैक टू द वेन, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस w0 इज इक्वल्स टू 0। सो ये कांस्टेंट है इसलिए यहां पे इसको w0 मान रहा हूं। ठीक है, तो अब बात करते हैं n डायमेंशनल स्पेस की। n डायमेंशनल स्पेस में क्या इक्वेशन होगी, व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन। सो जी हाइपर प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम। सो हाइपर प्लेन की इक्वेशन को थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूं, देखो क्या होगा। सबसे पहले तो हमारा w0 होगा, इसको थोड़ा सा एक बार क्लीन करता हूं। सबसे पहले हमारा होगा w0, फिर होगा w1 x1, देन w2 x2 एंड विल गो टू w3 x3 और ये आगे चलता रहेगा कहां तक, wn xn तक। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2D और 3D से तो हमें यही समझ आया ना, w1 x1 w2 x2 फिर w0 फिर w1 w2 w3, तो यहाँ पे n डायमेंशनल स्पेस में n तक होगा wn xn। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो यहां पे तुम्हें एक चीज दिख रही होगी, ये एक तुम्हें डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं i इक्वल टू 1 टू n wi xi इक्वल्स टू 0। इक्वेशन दिख रही है तुम्हें। ठीक है, और अगर इसको मेरे को वेक्टर नोटेशन में चेंज करना है, वेक्टर नोटेशन में अगर मुझे इसको चेंज करना है तो कैसे लिख सकता हूं, w0 प्लस क्या लिखूंगा यहां पे इसको मैं, w1 w2 गोज अप टू wn, ये हमारा क्या हो गया रो वेक्टर, और साथ में इसके कॉलम वेक्टर जो हमने शुरुआत में बात करी थी x1 x2 goes up to xn equal to 0। So this is the equation and this is the vector notation, कि वेक्टर नोटेट हम कैसे करेंगे, वेक्टर नोटेशन। ठीक है, और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली w0
प्लस W ट्रांसपोज X इज इक्वल्स टू 0। सो मैंने इस इक्वेशन को देखो, जो कितनी बड़ी इक्वेशन थी उसको क्या बना दिया। ठीक है, अब हाइपरप्लेन आर बेसिकली रिटन विद पाई नोटेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो हाइपरप्लेन होते हैं हमारे, हाइपरप्लेन आर रिटन विद पाई नोटेशन। पाई नोटेशन मतलब ऐसे, पाई एन डायमेंशनल, ऐसे लिखते हैं इनको। So we are going to talk about more about this equation जो हमने बनाई थी, W नॉट प्लस W1 W ट्रांसपोज X इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनाई है ना हमने, तो इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा और एनालिसिस करेंगे, अलग अलग टेस्ट केसेस पे इसको रन करके देखेंगे। So for that what we are going to do, let's suppose I have a two dimensional space और उससे इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये हमारी लाइन होती थी, इसको मैं कर देता हूँ चेंज, ये होगा हमारा y, ये होगा हमारा x, एंड लेट्स सपोज दिस इज आवर लाइन, एंड इस लाइन को मैं नाम देता हूँ l। और l लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होगी l लाइन की इक्वेशन। तो इस लाइन के अंदर अगर हम इस लाइन को, इस टू डायमेंशनल को इस तरीके से लिखना, W नॉट W ट्रांसपोज X के अंदर, तो हम कैसे लिखेंगे, इट वुड बी W नॉट प्लस W1 X1 प्लस W2 X2 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस फॉर्म में इसको नाम दे देता हूं, लेट सपोज अल्फा, और अल्फा के फॉर्म में लाना चाहता हूं, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब क्या कह रहा हूं, मतलब यहाँ पे अगर x2 है और ये अगर हमारा x1 है, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ एक तरीके से इन दोनों को, तो पहले मेरे को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा इसके। तो वो कैसे बनेगी, इट वुड बी x2 इक्वल टू माइनस W1 अपॉन W2 x1, फिर उसके बाद प्लस माइनस में W नॉट अपॉन W2। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये हो गई y, ये हो गया m, ये हो गया x, ये हो गया c। c क्या था हमारा, c था y इंटरसेप्ट जिसको हम w नॉट बोल रहे हैं शुरू से, राइट। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। लेट सपोज जो हमारी लाइन l डैश है, एक लाइन है हमारी l डैश, ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये लाइन जो l डैश है वो ओरिजिन से पास हो रही है 0,0, और जब वो ओरिजिन से पास हो रही है तो जो ये सी कंपोनेंट है दैट वुड बी 0, और अगर ये सी कंपोनेंट 0 है तो W नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये पूरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट नाउ, हम क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूं क्या हो जाएगी इसकी मॉडिफाइड what would be the modified equation when line L dash is passing through a origin। जब भी origin से पास होगा तो क्या होगा, तो 2D के लिए it would be W1 x1 plus W2 x2 is equals to 0। Now for 3D it would be W1 x1 plus W2 x2 plus W3 x3 equals to 0, right। Now what would be for n dimensional, हम यही तो कर रहे थे ना पहले भी, 1D का निकालते थे, 2D का निकालते थे, फिर उसके बाद 3D का निकालते थे, फिर उसके बाद 2D 3D एंड देन, सो n डायमेंशनल स्पेस के लिए क्या होगा, W ट्रांसपोज X इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सो काइंडली रिमेंबर इट। इसको दोबारा लिख देता हूं, इफ L डैश passes through
0,0 या फिर ओरिजिन, देन इट इज W ट्रांसपोज X इक्वल टू 0, else it would be W naught plus W ट्रांसपोज X इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब भी ओरिजिन से पास होगी तो इट वुड बी लाइक दिस, अदरवाइज ये वाली इक्वेशन चलेगी। ठीक है, नाउ इस इक्वेशन को, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। कौन सी वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं? ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं। इसको थोड़ा थोड़ा और समझते हैं। इस इक्वेशन को मैं यहां लिखता हूं, वो थी W ट्रांसपोज X इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर अब कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं इस इक्वेशन को हम पहले कैसे देखते थे? पहला पॉइंट तो ये है, नाउ W and X are vectors. We don't see them, we don't see them as a part of equation anymore. Equation anymore. कहने का क्या मतलब है कि पहले हम जो है W को एक पार्ट ऑफ इक्वेशन देखते थे, W और X को, बट नाउ वी कैन वॉच देम एज अ वेक्टर्स बिकॉज हमें पता है W डॉट X क्या होता है, W ट्रांसपोज X, एंड व्हाट इज W ट्रांसपोज X? इट इज लेंथ ऑफ W, लेंथ ऑफ X इनटू cos थीटा। तो एक और पॉइंट निकल के आया, क्या कि जो अगर ये जो है हाइपर प्लेन, इसको एक और बात बताना भूल गया मैं, डिनोट कैसे करते हैं हम? हाइपर प्लेन को डिनोट ऐसे करते हैं, पाई इन एन डायमेंशनल स्पेस। तो इसकी इक्वेशन जो हाइपर प्लेन की एन डायमेंशनल स्पेस में होती है वो ये होती है, W ट्रांसपोज X, और अदरवाइज वाली दूसरी होती है। ठीक है, तो अगर हाइपर प्लेन के अंदर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि थीटा बिटवीन W एंड X इज 90। तो मतलब ये जो है वो 90 डिग्री ऐसे होंगे। अगर ये एक कोई प्लेन है और ये हमारा x वेक्टर है, ये हमारा w वेक्टर है, सो ऑब्वियसली इट वुड बी 90 ना, क्योंकि w ट्रांसपोज एक 0 आ रहा है और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट से ये वाली इक्वेशन होल्ड करता है ये चीज। तो cos थीटा 0 कब होगा? ये वाला पार्ट 0 कब होगा? जब cos थीटा जो है 90 होगा, है ना? तो इससे हमें ये पता चलता है कि W एंड X आर परपेंडिकुलर इन हाइपरप्लेन। अब और बात करते हैं इस इक्वेशन को, थोड़े और एक डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करूंगा यहाँ पे। लेट्स सपोज, सेकंड पॉइंट, लेट्स सपोज आई हैव दिस प्लेन। ठीक है, ये हमारा हाइपर प्लेन है और इसका नाम हमने पाई रख दिया। तो अभी बताया हाइपर प्लेन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, पाई एन डायमेंशनल स्पेस, और ऑब्वियसली एन डायमेंशनल स्पेस को विजुअलाइज तो कोई कर नहीं सकता, बट लेट्स सपोज फॉर अ मोमेंट कि ये हमारा हाइपर प्लेन है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये हमारा W वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है हमारे हाइपर प्लेन के। लेट्स सपोज आई डू हैव अ पॉइंट हियर x1। तो नाउ व्हाट आई कैन से, इफ W इज परपेंडिकुलर टू द हाइपरप्लेन, मेरी इंग्लिश सुनना, कि अगर W जो है परपेंडिकुलर है हाइपरप्लेन के, एंड देयर इज एनी पॉइंट X on this plane, then the equation would be W transpose X equal to 0। समझे मेरी बात? समझे या नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो फिर से समझाता हूं कि लेट सपोज, मैं थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज लिखता हूं, इफ W is perpendicular to hyperplane, then W transpose X would be equal to 0 for all xi
W transpose xi would be equal to 0 for all xi belonging to pi. यहां पे इसका मतलब होता है फॉर ऑल। अगर तुमने मैथमेटिक्स नॉर्मल पढ़ी है, इसका मतलब होता है बिलोंगिंग। कहने का ये मतलब है कोई भी x1, x2, x3 एंड एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हो, अंटिल दिस इक्वेशन होल्ड, कि ये जो है परपेंडिकुलर है, दिस इक्वेशन विल फॉलो अप। ठीक है, तो व्हाट इज W बेसिकली? तुम बोलोगे यार इतनी W की बात हो गई, तो व्हाट इज W बेसिकली? W here is nothing but is a vector which is perpendicular to plane. ओके, सो W क्या है? एक वेक्टर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, और कोई भी xi पॉइंट जो पाई को बिलोंग करता होगा, उन सारे xi पॉइंट्स के लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी, W ट्रांसपोज xi इक्वल टू 0। ठीक है, और W और X ऑब्वियसली हमें पता है वेक्टर्स हैं, कॉलम वेक्टर्स, जो हमने W ट्रांसपोज X का मतलब ही है ना, ये हमारा W हो गया और ये हमारा X हो गया, तभी तो W ट्रांसपोज X इक्वल टू 0 आ रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट में बात करी थी ना हमने यहाँ पे। नाउ W एंड X आर वेक्टर्स, वी डोंट सी देम एज अ पार्ट ऑफ इक्वेशन एनीमोर। ओके, तो होप करता हूं यहां तक समझ आया होगा। नाउ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, एंड दैट क्वेश्चन वुड बी कि जो क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में वो आएगा कि अभी मैंने बोला कि जो इक्वेशन है दैट इज पासिंग थ्रू लाइक हेयर, ओरिजिन से पास कर रही है। व्हाट इफ हम तो आइडियल सिचुएशन सोच रहे हैं, व्हाट इफ द इक्वेशन इज पासिंग थ्रू लाइक दिस, तो अब क्या करेंगे? ऑब्वियसली अब तो W जीरो आ जाएगा, और W जीरो आ जाएगा, W जीरो ट्रांसपोज X हो जाएगा। फिर तो हम इसको जो है बता नहीं सकते कि थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा नहीं निकाल सकते, तो आगे हाइपर प्लेन के अंदर 90 डिग्री करके हम ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई वो नहीं कर सकते, तो ये दोनों पॉइंट तो वैलिड ही नहीं रहे, राइट? यू मस्ट बी थिंकिंग, सो व्हाट वी कैन डू इज, व्हाट आई कैन डू, आई कैन आई कैन और आई विल शिफ्ट द एक्सिस। देख रहे हो, ये मैंने एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट तो मैं कर सकता हूं ना, जिससे कि मेरी लाइन जो है ओरिजिन पे हो जाए। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा कि जिससे मेरी इक्वेशन जो है वो सिंपल बन जाए, डाइजेस्टिबल हो और इंटरप्रेटेबल हो। क्योंकि मेरे को W नॉट जो था, जो C इंटरसेप्ट था, इट्स नॉट हेल्पिंग मी। ऑब्वियसली वो इक्वेशन को करेक्ट कर रहा है, वो इक्वेशन को बिल्कुल एग्जैक्ट बना रहा है, बट इट इज नॉट डाइजेस्टेबल, राइट? एंड इट इज नॉट इंटरप्रेटेबल दैट मच, जितना हम W ट्रांसपोज X जीरो से बना सकते हैं। ठीक है ना? सो दैट इज वाई मैथ्स इज लाइक एवरीवेयर, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, कि मैं शिफ्ट कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं मैथमेटिक्स के अंदर, राइट? तो इसलिए इस इक्वेशन को हमने ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सिस को शिफ्ट करके। ठीक है, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो कहने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है एक प्लेन से। तो हमारा ये हाइपर प्लेन है पाई, एन डायमेंशनल स्पेस के अंदर। ठीक है, और यहां हमारा W वेक्टर हो गया, ये हमारा 0,0 ओरिजिन पे है। ओके, एंड दिस इज अ, इसको मैं बनाता हूं W वेक्टर। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है P, इसके अंदर की एन डायमेंशनल स्पेस है, तो P1, P2, P3 एंड इट विल गो ऑन। ओके, सो P3 एंड सो ऑन अप टू Pn, क्योंकि एन डायमेंशनल प्लेन है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइपर प्लेन। वेरी गुड। तो मैं क्या चाहता हूं कि इस पॉइंट का इस प्लेन से हमें डिस्टेंस निकालना है। हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, दिस D। अब ये कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं और D निकालते हैं। तो हमें पता है कि जो हाइपर प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है W वेक्टर, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये और ये ओरिजिन से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं उस पॉइंट के लिए,
ऑब्वियसली अगर ये वाला पूरा 90 है, ठीक है, सो इस एंगल को मैं क्या बोल सकता हूं, 90, इसको मैं थीटा बोल दूंगा, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 90 माइनस थीटा। ये पूरा 90 है, तो इसको मैंने थीटा बोला, तो इसको मैं 90 माइनस थीटा बोल सकता हूं, राइट। तो अब यहां पे इस एंगल के सामने जो होता है, यहां पे मैं वो लगा सकता हूं, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसके जो सामने है, इसके सामने क्या होता है, हमेशा एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमें पता है क्या होता है, दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ पी, क्योंकि ओरिजिन से आ रहा है, इसकी बात हमने करी थी शुरुआत में, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, राइट। और ये वाली चीज क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, हमारा बेस हो गया। तो हमारा साइन थीटा कैसे निकलता है, हमारा साइन थीटा निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा डी, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो इज नथिंग बट लेंथ ऑफ पी। बट यहाँ थीटा क्या है, यहाँ थीटा थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा। सो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू डी अपॉन लेंथ ऑफ पी। नाउ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, तो ये मैं नहीं बताने वाला, बट इट इज, ये 9-10 में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं लेट्स सपोज अल्फा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ओके। ठीक है जी। सो हमें इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया अल्फा, और हमें अब तक क्या पता चल चुका है, हमें तीन चीजें पता चल चुकी हैं। पहली तो हमें पता ही है डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स जो है 0 है, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है और परपेंडिकुलर है, ये हो गई। दूसरी हमें पता चल गई है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी अपॉन लेंथ ऑफ पी, इसका हमने नाम अल्फा दे रखा है। अब हमें पता है कि जो कॉस थीटा उसका यूज कहाँ होता है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं डब्ल्यू डॉट पी, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, इसकी बात हम कर चुके हैं, इट इज नथिंग बट डब्ल्यू डॉट पी कॉस थीटा। डब्ल्यू और पी दोनों लेंथ है, ठीक है ना, इनको मैं एक्सप्लिसिटली बता नहीं रहा हूं डबल लाइन डाल के, बट दीज बोथ आर लेंथ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो अल्फा हमारे पास आया था cos थीटा इक्वल टू डी अपॉन पी, वो यहां डाल सकता हूं। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू एंड पी वेक्टर इंटू डब्ल्यू डॉट पी इंटू, यहां पे क्या आएगा, ये डी अपॉन पी, और ये पी से पी कट गया। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डी, जो हमें चाहिए थी, तो डी की वैल्यू होगी हमारे पास नथिंग बट डब्ल्यू डॉट पी अपॉन लेंथ ऑफ डब्ल्यू। सो हमारा डिस्टेंस निकल गया ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन इन एन डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। यहां तक समझ आ गया है कि ये फॉर्मूला पे हम कैसे आए, ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों बता रहा हूं, है ना, ये बात तो हमने करी, बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका साइन हमें बहुत कुछ बता सकता है। क्यों, कैसे बता सकता है साइन, तो एक बात तो मैंने तुम्हें बताई थी कि जो लाइन होती है, व्हाट डज अ लाइन डू, मैंने बहुत पहले जब स्टार्टिंग करी थी तो एक वर्ड का यूज किया था, दैट वाज हाफ स्पेस, हाफ स्पेसेस, मैंने इस वर्ड का यूज किया था, जाके दोबारा देखना, एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। एंड व्हाई इज दैट, तो लीनियर सरफेसेस, जैसे कि हमारा एन डायमेंशनल के अंदर हमारा हाइपर प्लेन हो गया, ठीक है, टू डायमेंशन के अंदर हमारा प्लेन हो गया, सॉरी थ्री डायमेंशन के अंदर हमारा प्लेन हो गया, और टू डायमेंशन के अंदर हमारे लाइन हो गई। सो जब भी एक ये ड्रॉ करते हैं हम, तो ये दो हाफ स्पेसेस में डिवाइड कर देता है। जैसे टू डायमेंशन स्पेस में अगर कोई लाइन ड्रॉ करोगे, तो एक हाफ स्पेस ये हो गया, एक हाफ स्पेस ये हो गया। सिमिलरली
सिमिलरली अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करोगे तो वहां पे भी एक हाइपर प्लेन, एक प्लेन बनता है, हाइपर प्लेन तो नहीं, एक प्लेन बनता है जो कि 2 हाफ स्पेसेस में डिवाइड कर देता है। तो सिमिलरली क्योंकि हम शुरू से ही पढ़ते जा रहे हैं ना 2D 3D, तो सिमिलरली इन डायमेंशनल स्पेस के अंदर भी क्या होता है, एक पाई प्लेन होता है, तो वो 2 हाफ स्पेसेस में डिवाइड कर देता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? वो क्या करता है, 2 हाफ स्पेसेस में डिवाइड कर देता है। ठीक है ना, एक हाफ स्पेस ये होगा और एक हाफ स्पेस ये होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके उस हाफ स्पेस के बारे में पता चल सकता है कि कौन से हाफ स्पेस में हमारा नया डेटा पॉइंट लाई करेगा। तो इसका इंपॉर्टेंस अब समझे कि क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों बता रहा हूं मैं ये। ठीक है ना, ये है इसका इंपॉर्टेंस कि इसका अगर साइन पॉजिटिव होता है तो वो ऊपर होगा या नीचे, कौन से हाफ स्पेस में लाई करेगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक प्लेन है, वही पाई एन डायमेंशनल स्पेस के अंदर एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है P डैश, और वही हमारा W वेक्टर जा रहा है ऊपर यहाँ पे ओरिजिन पे। ओके, ओरिजिन पे, एंड दिस इज नथिंग बट D एंड दिस इज नथिंग बट D डैश। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं हुआ बट स्ट्रेट होता है। ठीक है, सो ये D है, ये D डैश है। नाउ अब मैं कैसे बताऊंगा कि भाई ये वाला पॉइंट अपर वाले हाफ स्पेस में है या फिर कोई रैंडम पॉइंट जिसकी पोजीशनिंग मेरे को नहीं पता। देखो, 2 चीजें तो मैं यहां से देख के बता सकता हूं सीधा सीधा, और वो 2 चीजें क्या है। पहली चीज कि W एंड P जो हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, सेम डायरेक्शन में है ना, ये भी अपवर्ड की तरफ जा रहा है। ये फिजिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि WB और जो P है वो दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में, राइट। ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरी चीज जो आप देखोगे वो है जो थीटा है वो 90 से कम है ना। तो इसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली जो हमारा D होगा, D क्या है, W डॉट P, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ W एंड P एंड लेंथ ऑफ W। तो जो इसके अंदर क्या होता है, इसका होगा WP cos थीटा। तो cos थीटा पे बहुत डिपेंडेंट है, और अगर W और P अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए तो ऑब्वियसली ये वाली चीज तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में है और cos थीटा भी 90 से कम है। तो ऑब्वियसली एक हाफ स्पेस ये होगा, एंड वेन एवर अ पॉइंट, लेट सपोज कोई तीसरा पॉइंट आता है और उस पॉइंट का मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं और वो भी पॉजिटिव है, तो वो इस रीजन में लाई करेगा, इस हाफ स्पेस में लाई करेगा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड केस जो होगा उसके अंदर ऑब्वियसली हमारा जो W एंड P है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंड जो थीटा है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90। ओके, यहां तक बात समझ आई कि कैसे हम D डैश क्या होगा, D डैश भी तो ऐसे ही निकलेगा, D डैश वुड बी इक्वल टू W डॉट P डैश अपॉन लेंथ ऑफ W। ये वाला W वेक्टर तो सेम रहेगा, जो पॉइंट का डिस्टेंस जिस पॉइंट से निकालना वही तो चेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा P1 कॉमा P2 अब कॉमा P3 एंड गोज अप टू Pn। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, P1 डैश 1 P1 डैश 2 सिमिलरली गो टू P1 डैश n। यहां तक समझ आ गया कि हाफ स्पेसेस क्या होते हैं। बिकॉज इट इज, मैं इस पे इतना ज्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये यूज होता है। ठीक है, साइन बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, बिकॉज ये बताता है कि कौन सी हाफ स्पेस के अंदर जो है हमारा नया आने वाला पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और अगर मैं हाफ स्पेस को एक लाइन में बोलूं, इट बेसिकली टेल्स दैट इट बिलोंग्स टू, अगर लेट सपोज मैं तुम्हें इस एग्जांपल से समझाता हूं कि एक फ्लावर है। ठीक है, और हमारे पास एक नया फ्लावर आया और हमें बताना है कि वो कौन सी हाफ स्पेस में लाई करता है, मतलब कौन से टाइप का फ्लावर है। ठीक है, जैसे रोजेज हैं, रोजेज के अंदर भी बड़े तरीके के रोजेज होते हैं।
वो कौन सी स्पेसिफिक टाइप के लिए लाई करता है, उसके लिए हमने कुछ एक मॉडल बनाया, एक एल्गोरिथम बनाया, उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करा, उसके फीचर्स बनाए। अब उन फीचर्स के अंदर हम उसका जब डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं मैथमेटिकली इक्वेशंस में, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उस नए फ्लावर टाइप कौन से रीजन में लाए करेगा उसके अंदर हम हाफ स्पेसिस का यूज करते हैं। गेट माई पॉइंट? सो इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम एक तरीके से वर्क हॉर्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा कहते हैं, क्योंकि तुम देख रहे हो थ्रू आउट जब तक हम अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद इसको मैं कंक्लूड कर देता हूं एक बार, तुम्हें ना जिससे समझ आ जाएगा इजीली कि भाई कहना क्या चाह रहा हूं मैं। राइट, क्या बताया मैंने? मैंने ये बोला है कि अगर कोई पाइपलाइन है विद डब्ल्यू, तो मैं बता सकता हूँ कि कौन से हाफ स्पेस में पॉइंट बिलोंग करेगा यूजिंग दिस डब्ल्यू डॉट पी अपॉन लेंथ ऑफ डब्ल्यू, एंड इफ दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव तो ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन एंड थीटा इज लेस देन 90। और ये हो गया हमारा केस 1। केस 2 वुड बी डब्ल्यू डॉट पी, ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, इज नेगेटिव, तो opposite direction and theta is greater than 90। आई होप यहां तक सबको सब कुछ समझ आया होगा। ये थी हाफ स्पेसेस की बात, और पूरे लीनियर अलजेब्रा में जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना, लाइंस, प्लेन्स, हाइपर प्लेन्स, इन सब की बात। अब हम बात करते हैं सर्कल्स की। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्कल्स। ठीक है, मैंने सर्कल बना दिया और अब सर्कल की बात करेंगे। अब तक हमने लाइंस की बात करी है, वन डायमेंशनल में, टू डायमेंशनल में लाइंस कहते हैं, थ्री डायमेंशनल में हमारे प्लेन्स होते हैं, और एन डायमेंशनल में हमारे हाइपर प्लेन्स होते हैं। और जब हमारे पास लीनियरली सेपरेबल होते हैं, ज्यादातर हम लाइंस पे ही बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, और मोस्टली आई वुड से 70 to 80% और मोर देन 80%, 85% मान के ही चलो कि हम एक्सटेंसिवली लाइंस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत हम सर्कल पे भी करते हैं, इलिप्सिस पे भी करते हैं, और आगे चल के शायद बहुत रेयर केसेस में इलिप्सिस और स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। तो मैंने सोचा उस पर भी बात कर ली जाए, बिकॉज बेसिक्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा जैसे वीडियो का नाम है, तो मैं सोचा इसको भी कवर कर लेता हूँ। और अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मेरी पाइथन की भी प्लेलिस्ट चल रही है, तो वो भी देख के मुझे बताना कैसा लग रहा है। ये बड़ी वीडियोस इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज पहले मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस डाल रहा था, एंड आई फील लाइक एक बड़ी वीडियो डाल के देखते हैं व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्स। ठीक है, सो ये बेसिकली मैंने एक्सेस ड्रॉ कर दिए जिससे कि तुम्हें समझ आए हम बात क्या करने वाले हैं। हम बात ये करने वाले हैं इसके अंदर कि ऑब्वियसली हमें पता है कि सर्कल है, एंड ये जो सर्कल है मैं कह रहा हूँ कि जो इसका ओरिजिन है, वो जो सेंटर है वो 0,0 पे है, एंड द रेडियस इज नथिंग बट r। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। सबसे पहले जब भी हम किसी चीज की बात करेंगे, तो किसी शेप की बात करेंगे, तो उसकी हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या होती है, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो भी अभी। ओके, इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये ओरिजिन पे है इसलिए 0,0 है। अगर किसी पॉइंट एट पॉइंट h कॉमा के, मतलब ये जो सेंटर है हमारा, समझ रहे हो क्या, जो सेंटर है अगर h कॉमा के पॉइंट पे है, तो हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन कैसे चेंज होगी, उस टाइम पे इसकी इक्वेशन होगी हमारे पास x माइनस एच स्क्वायर, x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। So these are the two equations at point h कॉमा पे के अगर सेंटर हो, और अगर हमारा ये हो। ठीक है, ये दो इक्वेशंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इसके अंदर हम ज्यादातर वही पॉइंट वाली बात करेंगे कि पॉइंट कहाँ लाए करेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या लगता है अभी के लिए, तो जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि पॉइंट कहाँ लाए करेगा, तो उसके लिए
उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा है, ये तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा आई गेस, मेरे ख्याल से तो, मुझे तो लगता है पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं तुम्हें। अगर कोई पॉइंट पी है, अभी के लिए मैं उसको अभी मान रहा हूं इनसाइड है, मुझे नहीं पता वो कहाँ लाया करता है, मुझे बताना है कि वो पॉइंट इनसाइड मतलब पी पे लाया करता है, विद इन द सर्कल लाया करता है, या बाउंड्री ऑफ सर्कल लाया करता है, या आउटसाइड सर्कल लाया करता है, तो वो मैं कैसे बताऊंगा। ठीक है, तो मैं कैसे बताऊंगा, नॉर्मली नॉर्मली यूज करूंगा। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास कोई पॉइंट है पी, विच हैज वैल्यूज x1 कॉमा x2। ठीक है, तो इसके अंदर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हाउ टू चेक वेदर अ पॉइंट इज इनसाइड अ सर्कल, आउटसाइड अ सर्कल, और ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, मेरे पास कोई पॉइंट है x1 कॉमा x2, और मैं बताना चाहता हूं कि ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है। ये पॉइंट कैसे हम बताएंगे, बहुत इजीली, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर should be less than r square, then p lies, बोलो, p lies inside the circle, p lies inside the circle। और एक बात मैं जो बताना भूल गया कि भाई यहाँ पे जो बात हो रही है वो टू डायमेंशनल की हो रही है। ठीक है, टू डायमेंशनल में हम सर्कल कहते हैं, थ्री डायमेंशनल में हम स्फेयर कहते हैं, और एन डायमेंशनल में हम हाइपर स्फेयर कहते हैं। तो अभी बात मैं कर रहा हूँ टू डायमेंशनल की। ठीक है, तभी मैंने x1 x2 लिया है, ये बताना मैं भूल गया था। तो अगर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन r स्क्वायर होगा तो p लाइज इनसाइड द सर्कल। सिमिलरली अगर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर तो क्या होगा, p लाइज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। सिमिलरली अगर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर तो क्या होगा, p लाइज आउटसाइड द सर्कल। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तुम बोलोगे यार लाला, ये बात तो तूने ठीक कही कि ये इक्वेशंस हैं, बट ये इक्वेशंस बनी कैसे, राइट, यू विल ऑल्सो थिंक लाइक दैट, ये बनी कैसे। तो यार बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, बट स्टिल अब मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमारा सर्कल होता है, मैं इस सर्कल को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, एंड नाउ लेट्स क्रिएट सम लाइंस। तो ठीक है, ये हमारी लाइंस हैं, ये हमारा हो गया सर्कल। सर्कल बनता कैसे है, व्हाट इज अ सर्कल, व्हाट इज अ सर्कल, सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, यही मतलब होता है, सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कहने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट भी आर है, 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 तो इन सारे पॉइंट्स जो कि इक्वी डिस्टेंट हो फ्रॉम द सेंटर, इक्वी डिस्टेंट का मतलब सेम डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे है ना सारे, उन सबका कॉम्बिनेशन सर्कल होता है। तो अगर ये सोचो, इसका मैक्सिमम, इसके मतलब इसके बाहर, आर स्क्वायर के बाहर जो भी होगा, ऑब्वियसली वो उसके आउटसाइड लाई करेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर कोई पॉइंट x1 कॉमा x2 है, तो ऑब्वियसली अगर वो r से बड़ा होगा, उनका सम, तो वो क्या होगा, बाहर होगा। और अगर r से छोटा होगा, मतलब r से छोटा होगा, तो ऑब्वियसली वो विद इन अ सर्कल लाई होगा। सिमिलरली r के इक्वल होगा तो वो बाउंड्री पे लाई होगा। सो इट इज वेरी सिंपल, ये बात याद रखना कि सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम सेंटर्स। ठीक है ना, ये सर्कल की डेफिनेशन होती है, और इससे इससे ही ये निकला है। ठीक है, सिमिलरली नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्फेयर्स। स्फेयर्स में क्या होगा, स्फेयर्स में क्या होगा, स्फेयर्स में कुछ खास नहीं होना, सेम ही चीज होनी है जो 2D में हुई थी, वो थ्री डायमेंशनल में अप्लाई कर देंगे। अब कैसे करेंगे मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। ओके, ठीक है, ये सर्कल कम लग रहा है, बट अब ठीक है, राइट।
एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, यहाँ पे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल में सर्कल है, इसको हम स्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसका फॉर्मूला भी सेम ही होगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल है तो 3 हमें पॉइंट्स मिलने वाले हैं, x1 x2 x3 इक्वल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली जो हमने बात उसमें करी थी, क्या कहते हैं, सारी ये तीनों जो चीजें मैंने बताई थी वही इसमें भी लाए होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा n डायमेंशनल स्पेस में क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है स्फेयर, और उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर एंड इट विल गो अप टू xn स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर n इज बेसिकली n डायमेंशनल स्पेस, और इसको हम कहते हैं हाइपर स्फेयर। ठीक है, हाइपर स्फेयर। सब कुछ सेम रहता है एग्जैक्टली ये वाली तीनों इक्वेशन एग्जैक्ट सेम टू सेम यही रहेंगी, या x1 x2 की जगह x1 x2 x3 हो जाएगा, या फिर x1 x2 x3, मतलब बेसिकली n डायमेंशनल के अंदर ये बन जाएगा xi 1 to n और इसका स्क्वायर। ठीक है, विच वुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने इसको मैथमेटिकली नोटेट कर दिया है। ठीक है, और 3 डायमेंशन में n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 डायमेंशन में 2 हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक तुम लोगों को समझ आ गया। एलिप्स बहुत अच्छा टॉपिक है, पता नहीं एलिप्स शेप से बहुत लोग डरते हैं, मैं भी डरता था एक्चुअली में पहले। तो एलिप्स बनाते हैं, इट विल लुक लाइक दिस। थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक है, और एलिप्स हम कहते हैं 2 डायमेंशन के अंदर, अगर आप लोगों को पता होगा तो, नहीं पता तो एलिप्स 2 डायमेंशन में होता है। ठीक है, फिर 3 डायमेंशन में होता है, फिर 3 डायमेंशन बेसिकली एलिप्सॉइड हो जाते हैं, और n डायमेंशन में क्या होंगे, हाइपर एलिप्सॉइड्स। सो 2 डायमेंशनल की पहले बात करेंगे, फिर 3 डायमेंशनल की बात करेंगे, सिमिलरली उसके बाद फिर n डायमेंशनल पे जनरलाइजेशन करेंगे जो हम अब तक करते आ रहे हैं। ठीक है ना, ये मैंने बना दिया 2 डायमेंशनल, थोड़ा गलत बन गया है, 1 मिनट रुको मैं इसको ठीक करता हूँ। ऐसे बनेगा, हाँ ठीक है। सो ये हमारा एलिप्स बन चुका है, एंड एलिप्स की इक्वेशन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जब जो हमारा एलिप्स है इज एट ओरिजिन। ठीक है, ये याद आ रहा होगा, थोड़ा 9th 10th में पढ़ी थी ये चीजें, अगर 9th 10th में हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट 9th 10th में ही हमने पढ़ा था, है ना। एलिप्स के फॉर्मुलेज, वही सारे फॉर्मुलेज यूज होते हैं। ठीक है ना, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग उस वक्त हमें नहीं बताया जाता कि क्या इंपॉर्टेंस रहेगी अगर आप कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में आगे जाने वाले हो तो। बट हाँ, ठीक है, वैसे इतना नहीं यूज होता जितना लाइंस यूज होती है, मोस्ट केसेस में हमारी लाइंस ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, मैं एक सर्कल और एलिप्स इसलिए बता रहा हूँ कि एक जनरल नॉलेज भी मिल जाएगी, और आगे चल के लाइक लेट सपोज अगर कोई यूज हो रहा है तो तुम्हें समझ आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए जो हमारे ए एंड बी हैं, दीज आर मेजर एंड माइनर एक्सेस, और याद होगा तो ये हमारा होता था बी एंड दिस इज ए। सो ये हमारा क्या होता है, एक मिनट, लेट मी क्लियर इट, मेजर एक्सेस डिवाइडेड बाय 2, और जो बी होता है वो होता है हमारा माइनर एक्सेस डिवाइडेड बाय 2। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। सो इतना यूज नहीं करते, फिर भी बता रहा हूँ, बट कुछ केसेस में कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी हमें वही बताना होगा, एक्स और वाई तो बेसिकली कोई पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ पे पी पॉइंट है और यहाँ पे मैं कह दूं एक्स कॉमा वाई। सो अगर इसके अंदर भी एक ही चीज होती है कि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है वो बताना होता है हमें, तो मैं यही बता देता हूँ छोटा सा करके कि कैसे होता है। लेट मी चेंज द पेन। सो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस
x2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अगर ये लेस देन 1 है, वही वाली कहानी, लेस देन 1 है तो क्या बोलेंगे हम कि पी लाइज इनसाइड, ठीक है। और अगर इक्वल टू 1 है तो मैं इसको इसको इस इक्वेशन को यहां पे नाम दे देता हूं डेल्टा, और लिख देता हूं डेल्टा, सो व्हाट विल से पी लाइज ऑन द एलिप्स। और जो हमारी तीसरी इक्वेशन है उसकी बात करते हैं। तीसरी इक्वेशन अब तक समझ आई चुकी होगी, क्या होगी, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ग्रेटर देन 1, देन p पॉइंट लाइज आउटसाइड। सो अगर हमारा x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस x2 अपॉन ए स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा तो p लाइज आउटसाइड दैट एज। अब थ्री डायमेंशनल में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली तीन सेमी एक्सिस लेंस आ जाएंगी हमारी ए बी सी, और उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारा बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली अगर हम एन डायमेंशनल की बात करेंगे तो एन डायमेंशनल के अंदर एलिप्स को क्या बोला जाता है, एन डायमेंशनल में एलिप्स को बोला जाता है हाइपर एलिप्सॉइड्स। ये बहुत फैंसी नेम्स हैं और बहुत ऐसे से लगते हैं कि भाई मतलब हेवी नेम्स कहेंगे एक तरीके से, बट दीज आर वेरी सिंपल। तुमने देखा 2D से 3D, 3D से एन डायमेंशनल स्पेस, तो एन डायमेंशनल स्पेस जो है हमारा एन डायमेंशनल स्पेस दैट वुड बी हाइपर एलिप्सॉइड्स, ठीक है। तो बस यही था, और उसमें इनमें भी यही चीजें यूज होती हैं, और ये इसकी इक्वेशन है। यहाँ पे मैंने A1 A2 और AN कर दिया है बिकॉज क्योंकि 26 लेटर होते हैं। लेट सपोज एन अगर हमारा बहुत बड़ा हो, मतलब एन डायमेंशनल स्पेस है, तो जो फीचर्स हैं वो बहुत सारे होंगे, तो हम ए बी तो लेके नहीं चल सकते, जो हमारी सेमी एक्सिस लेंस हैं वो जो है बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। तो स्क्वायर रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल्स आर वेरी इजी। कुछ भी मतलब पहले तो ये देख लो कि स्क्वायर रेक्टेंगल, स्क्वायर जो है दो तरीके के होते हैं। एक तो होगा हमारा नॉर्मल, जो हमारे एक्सिस पैरेलल रेक्टेंगल्स, मतलब इस एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। दूसरा क्या होगा, दूसरा मैं तुम्हें यहां बता देता हूं, दूसरा होता है नॉन एक्सिस पैरेलल, ठीक है। सो दिस इज नॉन एक्सिस, क्योंकि इस एक्सिस के पैरेलल नहीं है। हम बात इसी की करेंगे, एंड लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डाल देता हूं। लेट सपोज दिस इज 5, दिस 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट P अंदर है तो मुझे कैसे पता चलेगा, लेट सपोज इसको मैं नाम देता हूँ P1 एंड P2, और याद है ना हम 2 डायमेंशनल में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम x2 नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम x1 नाम दे देते हैं। ये पॉइंट P1 P2 इसके अंदर लाया करता है, तो हम कैसे बताएंगे, अगर इफ मैं पहले पूरी ना इक्वेशन लिख देता हूँ, P इज लेस देन 5 एंड P इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे P1 कर देते हैं, एंड इफ P2 is greater than 3 and P2 is less than 4। तो अगर P1 जो है वो 5 से छोटा है और 2 से बड़ा है, सिमिलरली जो P2 है वो 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि जी ये जो P1 और P2 है, द पॉइंट P lies inside the दिस रेक्टेंगल, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। सिमिलरली थ्री डायमेंशनल में हम क्या कहते हैं इन्हें, थ्री डायमेंशनल में हम ये तो सुना ही होगा, थ्री डायमेंशनल के अंदर हम क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स कहते हैं, ठीक है ना, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। सिमिलरली मतलब वही जो हमने टू डायमेंशनल में करा था इफ एल्स का यूज करके, इफ और एल्स का यूज करके, वही हम यहाँ पे भी जनरेट कर सकते हैं। मल्टीपल पॉइंट्स लेने पड़ेंगे यहाँ पे क्योंकि थ्री डायमेंशनल हो गया, और वैसे ही हमारा होगा एन डायमेंशनल में। एन डायमेंशनल में हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हाइपर क्यूब्स
एंड हाइपरक्यूबॉइड्स। हाइपरक्यूबॉइड्स, तो यहाँ पे भी सिमिलर इफ एल्स लगेगा, तो कुछ बहुत ही अलग नहीं है, सिमिलर ही चीजें हैं वही सारी। तो यहाँ पे अब हम खत्म करते हैं इसको, ठीक है ना। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी दे रखा है, मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग लिखा था मीडियम पे, व्हाट इज डेटा साइंस, तो वो भी तुम जाके देख सकते हो। एंड इफ यू लाइक इट यू कैन गिव अ क्लैप और कमेंट ऑन इट। और दूसरी बात जो बतानी थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि अब ऐसी ही बड़ी वीडियोस डालूं या छोटी वीडियोस डालूं, गिव मी योर सजेशंस। और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। और हाँ, राधे राधे, बाय बाय।